हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे 26 फरवरी का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर लास्ट 2 दिनों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो हम हिंदू कवर करेंगे, इसमें आज मैक्सिमम 5 से 6 न्यूज़ है जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पीडीएस बेनिफिशरीज अब गिव इट अप ऑप्शन ले पाएंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे पहले जो गैस सब्सिडी स्कीम्स थी, एलपीजी सब्सिडीज को हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी। उसके बाद कई लोगों ने इससे किसको गिव इट अप किया था, मतलब अपने सब्सिडीज वापस करी। तो तमिलनाडु ने ऑप्शन स्टार्ट किया जहाँ लोग पीडीएस पे भी, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ राशन की दुकानें होते हैं वहाँ से अपने सब्सिडीज को वापस कर पाएंगे। ये असल में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में। इसके अंदर क्या है कि गिव इट अप ऑप्शन है ताकि इन लोगों के पास जो तमिलनाडु में जो ये नेशनल फूड एक्ट आया है, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद 5 kg राइस मिलती है पर मंथ फ्री में। इसके अलावा दाल और चीनी वगैरह मिलती है। तो इन सब के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अब चाहें तो, अगर आपको नहीं रखना पीडीएस सब्सक्रिप्शन, तो आप वापस कर सकते हैं। यू कैन गिव इट अप। ये हुआ इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कहा था कि एक नकली लिस्ट बन गई थी जिनके पास जो एलिजिबल नहीं थे, पर वो अपने साथ बोगस बिलिंग कराकर ये रख लेते। तो बोगस बिलिंग को वालों के लिए ऑप्शन है कि अगर आपको अपना वापस करना है, वापस कर सकते हैं, ताकि बाद की स्क्रूटनी या फिर जो गवर्नमेंट एक्शन है उससे बच पाए। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये पॉइंट, जस्ट बिकॉज काफ़ी इसको शायद तमिलनाडु एडिशन की वजह से आगे रखा था। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। ये एक अच्छा स्टेप है ये, और क्योंकि इसके बाद आप गवर्नमेंट सब्सिडीज घट पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक टेम्पल ऑफ लॉर्ड मल्लेश्वर स्वामी, जो कि मलप्पा कोंडा हिल्लॉक पर है। ये कर्नाटका और तमिलनाडु के के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लॉर्ड मल्लेश्वरा का टेम्पल है कहाँ पर है, तमिलनाडु कर्नाटका के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो ये तीनों स्टेट, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी लोगों के द्वारा काफ़ी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे महाशिवरात्रि हाल ही में यहाँ मनाई गई थी, और कार्तिका दीपोत्सव, ये 2-3 फेस्टिवल्स बहुत ही लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली कर्नाटका और तमिलनाडु पुलिस के बीच में कुछ हो गई थी कि इन लोगों ने अपनी टेम्पल की पूजा कर्नाटका पुलिस वालों के सामने करवाई थी, जिस पर कई लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई थी कि नहीं, आप इसको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ कैसे करा सकते हैं। पर पॉइंट ये है कि अंदर जुरिस्डिक्शन ऑफ कर्नाटका आता है ये, तो फिर वो करवा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। लॉर्ड मल्लेश्वरा टेम्पल कहाँ है, आपसे अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आपको बता चाहिए कर्नाटका। पीडीएस कहाँ कहाँ लॉन्च हुई, तमिलनाडु में। अब ज़्यादा आपको मेन परस्पेक्टिव से ये तैयार नहीं करने। अगर आपको कल्चर सेक्शन जब करना है तो आप देखिए, प्री से क्वेश्चन करंट अफेयर्स तभी आते हैं जो आपको मेन पॉइंट है वो पता होनी चाहिए। एनालिसिस के लिए तो आपको फिर मेंस की तैयारी करनी पड़ती है। देखिए, एक और पॉइंट है, जैसे अभी मैं आप देख रहे हैं कि अभी अगला जो टॉपिक है हमारा यहाँ इराविलम और ये अनामुडा हिल्स, यहाँ पर ये मुन्नार रेंज देख रहे हैं। अभी जो हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे वो यहाँ है, और इसमें 2 नई स्पीसीज निकली है। और वो नई स्पीसीज कौन सी हमें देखते हैं। देखिए, लोकेशन क्या है इसकी, ये केरला में है, ठीक है। केरला है ये, और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर के पास है, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्लियर है। देखिए, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इराविकुलम, तो बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर के पास ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ। और इसी को उसको मैग्नीफाई करें तो यहाँ पर है आपका। तो इस नेशनल पार्क में 2 स्पीसीज नहीं मिली है, इंडेंजर्ड प्लांट की स्पीसीज, और उनके नाम हैं इम्पेशंस मैनकुलामिनिस और इम्पेशन पेंडुरा मैग्नी। देखिए, प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, मुझसे भी प्रोनाउंस नहीं की जा रही, पर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पर मिले हैं ये। तो इराविकुलम नेशनल पार्क में मिले हैं, जो मुन्नार रीजन के पास है, जो हमने भी देखा केरला में, तमिलनाडु के बॉर्डर के बिल्कुल पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये याद ना रहे तो भी इम्पेशंस इम्पेशंस तो नहीं है, पर मैं इसको इम्पेशंस ही पढ़ूंगा। अब बाकी जो भी इसके प्रोनाउंसिएशन हो, आपको ये याद होना चाहिए, इम्पेशंस से मिलते तो 2 चीज़ें, और ये कई सारे ऐसे इम्पेशंस वाले आपको मुन्नार रेंज में मिलते हैं, ठीक है। इससे पहले, इसके अलावा पेटीमुडी जो मुन्नार के पास एक रीजन है, यहाँ पर कई सारे स्पीसीज मिले इम्पेशेंट प्लांट के। मैंने गलती से मिस स्पेलिंग कर दी, इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिए। और इसके अलावा जो इराविकुलम नेशनल पार्क है, ये 97 किलोमीटर का है, जो वेस्टर्न घाट्स के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वेस्टर्न घाट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जोग्राफी के डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ रन करते हैं, ये पूरा रीजन आपका वेस्टर्न घाट्स कवर करता है। केरला ही नहीं, आगे तक आता है। और
इसकी नॉर्थ को क्या कहते हैं, जहाँ पे ईस्ट वेस्ट घाट मिलती है वो नीलगिरी है। जैसे इंडिया का नक्शा अगर आप नीचे वाला रीजन ऐसे लें, तो यहाँ पर जहाँ मिलती हैं ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, ये क्या है, नीलगिरी कहाँ है, कौन सा सबसे बड़ा है, डोडा बेटा कहाँ का सबसे लंबा है, नॉर्थ सह्याद्री का कौन सा सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक है। अगर आप इससे क्लियर हैं तो आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी होगी। अब जैसे मैंने आपको कहा, इराविकुलम केरला के पास है, इस रीजन में पड़ रहा है, तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर के पास। यहाँ इम्पेशन आपको प्लांट मिल रहे हैं। अब आपको ये पता है कि नीचे टोडा बेटा है या फिर नीचे नीलगिरीज है। नीलगिरीज है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और कौन कौन से पासेस कहाँ कहाँ कवर हो रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं आते हैं। अगर आप बेसिक ज्योग्राफी की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको आ सकता है कि कहाँ दो स्पीसीज मिले, स्पीसीज के नाम मुश्किल से ही आएंगे। अब देखिए, एल्टीट्यूड ग्रासलैंड है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया इन साउथ हिमालयस। जो अनामुडी यहाँ पर मैंने इसकी बात की थी, ये आपको इसी पार्क के अंदर है, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक। अब साउथ इंडिया का पीक अगर ये है, तो आपको फिर नीलगिरीज में क्या है, कौन सा पीक है, तो वो सब आपको पता चाहिए, पहला दूसरा। और नॉर्थ सह्याद्री साउथ सह्याद्री के कौन कौन सी पीक पहले दूसरे हैं। और हाँ, इसकी खास बात है कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है नीलगिरी टार की, सर्वाइविंग पॉपुलेशन 750 के आसपास होंगे। हाँ, और ये इसका स्पेशल पॉइंट है किसका, हमारे इराविकुलम नेशनल पार्क का, जो कि मुन्नार में पड़ता है। क्या है, नीलगिरी टार वहाँ मिलते हैं, 2 इम्पेशन के आपको वो मिले हैं। और ये यहाँ पर आपका अनामुडे जो कि लॉन्गेस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक नई रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि जो पेस्ट है वो टोटल क्रॉप का 35% क्रॉप यील्ड खा जाते हैं। तो पेस्ट में कौन से पेस्ट, तो इन्हें कहते हैं नेमाटोड्स। नेमाटोड्स कुछ नहीं है, जो आपके अर्थ वॉर्म्स होते हैं या इस टाइप से होते हैं, अर्थ वॉर्म्स जो आपने देखे हैं, या रिंग वॉर्म होते हैं। देखिए, अर्थ वॉर्म्स बेसिकली कहा जाता है फसलों के लिए अच्छे होते हैं सॉरी, फसलों के लिए अच्छे होते हैं, पर कई जगह पे पता चला कि ये इन फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जो कि हमारे एक साइंटिस्ट ने कहा है, जो कि शायद यहाँ, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, आई वट इज़ द फुल फॉर्म, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि नेमाटोड्स की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, और 60 मिलियन टन ऑफ क्रॉप खराब हो रही है। अब नेमाटोड्स क्या है, नेमाटोड्स क्या जो आपके बेसिक वर्म्स हैं, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म, इनको कहते हैं आप। और नेमाटोड्स का एग्जांपल है पोटैटोसिस नेमाटोड, जिसकी वजह से बहुत सारे पोटैटो का लॉस हो रहा है, जो सबसे पहले हमें कहाँ मिला था, नीलगिरी में, वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया। नेमाटोड्स क्या है, राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स और ईल वर्म्स। मतलब ये गोल से होते हैं, कुछ लंबे से होते हैं, और ये आपको मिट्टी के पास निकल भी जाएगा, कभी कभी बरसात में निकलते भी हैं। ये पोटेंशियल क्रॉप डिस्ट्रॉयर है, और फार्मर्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है, कई कुछ फायदे भी करते हैं और बहुत सारे नुकसान भी करते हैं। तो अगर आपको मेन से कोई क्वेश्चन लिखना है इसके ऊपर, तो आप ये ऐड कर सकते हैं नेमाटोड्स के बारे में, कि नेमाटोड्स हैं और फार्मर्स अवेयर नहीं है। तो ये चीज़ें उसमें मदद करेंगे। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नेमाटोड्स क्या है और नेमाटोड्स क्यों नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, ये पता होना चाहिए। अब एक आपको नेमाटोड्स का नाम होना चाहिए पोटैटोसिस नेमाटोड, जो एग्जांपल आज हिंदू में कवर था। ये एग्जांपल है रिंग वर्म या राउंड वर्म, अर्थवर्म, जो भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिस्पार CS9 टेक्नोलॉजी। अब देखिए, क्रिस्पार पे हाल ही में आज पेटेंट पे इसकी बात हुई है, कवर किया इसको हिंदी ने एक बड़े से आर्टिकल में। पेटेंट इसका जो है वो MIT के पास है, ठीक है, और इसको चैलेंज किया था बर्कले यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, MIT वर्सेस बर्कले। अब सबसे पहली बात की है क्या, तो जो क्रिस्पार टेक्नोलॉजी है ये कहती है कि जीन एडिटिंग की बात करती है। अब देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए क्रिस्पार है क्या। जीन एडिटिंग की जब बात हो रही है, तो जीन एडिटिंग बहुत ही एक अभी हॉट टॉपिक है बायोलॉजिकल साइंसेज में और साइंसेज में ओवरऑल। जीन एडिटिंग में होता क्या है कि आपकी जो DNA होती है, जो आपके शरीर का DNA होता है, एक लॉन्ग मॉलिक्यूल इस टाइप का होता है, जिसमें आपके जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है, DNA में, जो कि आपको बेसिकली इंस्ट्रक्ट करता है कि प्रोटीन कैसे बनेंगे। DNA की वजह से आपके प्रोटीन बनते हैं शरीर में, प्रोटीन की वजह से सर आपका बॉडी का लगभग हर काम प्रोटीन की वजह से होता है। और उनके अंदर जीनोम होते हैं, ठीक है, जो कि DNA सीक्वेंस जो डिसाइड करते हैं कि आप कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जीन को कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है वो, जो बताती है आपको कि आपकी बॉडी को ग्रो कैसे करना है, ठीक है। तो अब क्रिस्पार क्या है, एक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप जीनोम के पार्ट्स को एडिट कर सकते हैं। अब जीनोम के पार्ट्स कैसे कि 4 टर्म्स होते हैं, A B, या फिर मान लीजिए कोई भी अल्फ़ाबेट है, TR, ऐसे 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या है। 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है, और वो सीक्वेंसेस के थ्रू डिसाइड होता है कि आप बड़े होकर आपकी शक्ल माप पे जाएगी, आपके पिताजी पे जाएगी, आप कैसे दिखेंगे, कितनी हाइट होगी, क्या आपका कलर होगा, ये सब आपका DNA सीक्वेंस डिसाइड करता है। अब जैसे A इस टाइप से कुछ लेट से मान लिया, ये एक जेनेटिक कोड है। अब ये जो A है, अगर ये गलती से A
स्मॉल की जगह कैपिटल ए आ गया, जो भी आपका जेनेटिक कोड है, और सिर्फ इतना सा डिफरेंस आने की वजह से आपको एक भयंकर सा कैंसर हो सकता है और आप मर सकते हैं। तो बचपन में अगर जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं इसको, चेंज हो जाना, म्यूटेट करके आप कुछ से कुछ बन गए, कुछ भी आपको हो गया तो आपकी पूरी लाइफ तबाह हो जाएगी। तो ये अभी तक जो था पहले पता नहीं था उसको कैसे किया जाता था। तो अब फिर जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी आई है। पहले एक पॉइंट, एक शब्द आप याद कीजिए, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मतलब होता है, इसको कहते हैं जेनेटिक क्लिनजिंग, कि एक जीन के लोगों को ही हम रखेंगे जो कि ज़्यादा होशियार हैं या फिर ज़्यादा हैं, और कुछ लोगों का ज़्यादा जीन ही खराब है, जैसे कैंसर वगैरह जेनेटिक बीमारियां हैं। अगर आपके परिवार में किसी एक सदस्य को जीन कैंसर हो चुका है, तो उम्मीद, ऐसी संभावना होती है कि अगली पीढ़ी को भी कैंसर हो जाएगी, कि वो जीन म्यूटेट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस म्यूटेशन को रोकने का एक तरीका है कि आप जीन को एडिट कर दें। तो जो जीनोम है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपका आप बिल्डअप होंगे, आप कैसे ग्रो करेंगे, आप कैसे डेवलप करेंगे, इस जीनोम को चेंज करने के लिए वो एक कैंची की तरह जीनोम को कट करके कोई और चीज़ वहाँ ऐड कर देते हैं। इसे कहते हैं जीन एडिटिंग। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और डीएनए वो एक लंबा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर आपका जेनेटिक कोड होता है, और सारे इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होते हैं कि प्रोटीन कैसे बनेंगे, और जेनेटिक कोड जो आपका जेनोम है वो डिसाइड करता है कि आप डेवलप कैसे करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन वही होती है, और उसी के म्यूटेशन के थ्रू कैंसर या कई सारी बीमारियां होती है जिनको चेंज करना एक तरीका है जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक एडिटिंग के द्वारा, जो कि कहते हैं क्रिस्पर, ठीक है। अब क्रिस्पर में देखिए होता क्या है कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, और ये आपका आरएनए है, ठीक है। गाइड आरएनए होता है जो कि बाइंड करता है कि आपके सीक्वेंस कहाँ पे लगेंगे, वो डिसाइड करता है, ठीक है। अब CS9 उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐड किया, ठीक है, CS9 ऐड किया आरएनए में। देखिए अब ये फिगर देखिए, पहले ऐसा था, फिर ये गाइड आरएनए आया, इसको इस तरह किया, फिर यहाँ चेंजेस किए। ये करते क्या है कि CS9 एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है CS9, जो कि आपके डीएनए को काटता है या फिर हटाता है, जो कि जरूरी पार्ट नहीं है। उसके बाद आपके इसको एक जो कट मार के हटा दिया, देखिए ये कट, उसके बाद आपकी म्यूटेशन हो गई, ऐसा शेप ले लेती है। देखिए ये जो सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस वाला कलर डिफरेंस जो आपको दिख रहा है वो म्यूटेशन है, जिसकी वजह से आपका कट जो है वो रिपेयर हो गया। अब अगर, सॉरी आपकी बात ना पर्सनली ना ले, मगर मैं आमतौर पर बता रहा हूँ, किसी का जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है तो इस तरह से किया जाता है, ये टेक्निक है। आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, ये बेसिक जो टर्म है ये है क्रिस्पर का। CS9 वो एंजाइम होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। ये CS9 मोलिकुलर सीजर्स होते हैं जो कि 2 स्ट्रैंड्स डीएनए को काट सकते हैं, कि भाई जीनोम जहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे कटेगा, ठीक है। इस एग्जैक्ट लोकेशन पे काटने के लिए CS9 का यूज़ करेंगे, जो कि आपका मोलिकुलर सीजर्स है, मतलब मोलिकुलर कैंचीज है कह सकते हैं, जिसको काटने में मदद करेगी। और आरएनए आपकी गाइड आरएनए होती है जो डिसाइड करती है कहाँ पर जीनोम की लोकेशन है जहाँ पर वो रेप्लिकेट करेगा। तो अब देखिए आरएनए सीक्वेंस प्री डिजाइंड होते हैं, ठीक है, आरएनए स्क्वायर फील्ड में। अब देखिए अगर आपको बायोलॉजी वीक है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपको इतना पता चाहिए क्रिस्पर क्या है, CS9 क्या है, और ये किस काम आता है, ठीक है। और CS9 एंजाइम राइट पॉइंट पे जीनोम को कट करता है, क्योंकि इसके अंदर आरएनए स्कैफोल्ड होते हैं जो सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं। साइंटिस्ट इस डीएनए रिपेयर मशीनरी का इस्तेमाल करके जीन्स में चेंज लाते हैं, जिससे सेल का बदलाव बदलता है और आपका पूरी बॉडी बदल सकती है। पर यह हाईली कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि क्रिस्पर के थ्रू आप जीन एडिटिंग तो कर देते हैं, पर अगर इसको लार्ज स्केल पे किया जाने लगा तो हो सकता है कि हम एक ऐसे मानव जाति का निर्माण कर दें जो कि बिल्कुल ही अनवांटेड है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल जो ऑर्डर है वो ऐसा नहीं है। और अगर हम जीन एडिटिंग करके एक कोड को वहाँ के हटा के रख लेते हैं और फिर रिप्लेस नहीं करते, तो जो इंसान हमारा की एक्सपेरिमेंट मारते हैं तो उस इंसान की जान जा सकती है या बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसको काफ़ी, और इसके थ्रू जेनेटिक डिफरेंसेस अगर आ गए तो एक पूरी पीढ़ी बन सकती है इसका जीन डिफरेंट हो। तो हमें एग्जैक्टली पता है कि जो हमारा जेनेटिक ऑर्डर है अभी, वो मान के चलिए आपका जो भी जेनेटिक ऑर्डर आपकी फैमिली से चला रहा है, तो आप एक साइंटिस्ट या फिर जो बायोलॉजिस्ट उन्हें पता होता है कि सीक्वेंस क्या आ रहा है। पर एक बार जीन म्यूटेट कर गया तो उसके बाद म्यूटेटेड जीन मतलब वो बदला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जानबूझ के हमने इसको आज सिंथेटिकली चेंज किया, काट के हटा दिया। आगे क्या होगा 200 साल बाद उस जीन के साथ हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने उसकी स्टडी नहीं की, हमने देखा नहीं कि वैसे जीन कैसे आगे बढ़ते हैं। ये एक इशू है। तो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इस पर आप कवर अप कर सकते हैं, बट बेसिक इतना ही है। अब क्रिस्पर CSR का पेटेंट इशू जो है वो है क्या। US पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस ने हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया था कि MIT और हार्वर्ड के पास ही इसका पेटेंट रहेगा, वो यूकैरियोटिक सेल्स पे इसको यूज़ कर पाएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, सेल्स 2 तरह के होते हैं, या देख लीजिए, यूकैरियोटिक
यूकैर सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। दो सेल्स में इतना ही फर्क होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वेल डेवलप्ड सेल होते हैं, इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। कोई भी सेल होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर आपके ऑर्गेनल्स होते हैं। वैसे वेल डेवलप्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर डेवलप्ड सेल्स, जो हमारे अंदर भी ये डेवलप्ड सेल होते हैं। मतलब इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक ऑर्गेनल्स होते हैं, आपके वैक्यूल जो भी है, बेसिक 9th की बायोलॉजी है ये। और प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स वो सेल्स होते हैं जो पूरी तरह डेवलप नहीं होते, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस है सेल के बीच में, जहाँ पर आपका स्ट्रैंड्स होते हैं, वो ठीक से डेवलप नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया वगैरह में हो गया, आपके प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। और जो यूनिसेलुलर है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग हैं, उन सब के या फिर एनिमल सेल्स हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में चेंज क्रिस्पर चलाने की टेक्नोलॉजी अभी किसके पास थी? हार्वर्ड के पास और एमआईटी के पास, जो इन्होंने बर्कले वालों ने डिमांड की थी, पर इन्होंने इनको दे दी। अब पॉइंट ये है कि पेटेंट इशू क्रिस्पर में इतना इम्पॉर्टेंट है मानव सभ्यता के लिए कि अगर आप इसके पेटेंट को इस तरह यूज़ करेंगे तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर इंडिया जैसे देश जो कि फार्मास्यूटिकल्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, को हमेशा एक कीन आई रखनी पड़ेगी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी, कटिंग एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे साइंटिस्ट के पास ये सुविधाएं होनी चाहिए कि हम इसका बृहद रूप से इस्तेमाल कर सकें। तो ये टॉप पॉइंट इतना ही है बेसिक जो। अब देखिए एक और पॉइंट है, ब्लैक रीनो एक्सटिंक्शन के पास है। ये भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, साइंटिफिक रिपोर्ट। इसने कहा है कि ब्लैक रीनो की पोचिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उनका जो शिकार है, कि वो अब एक्सटिंक्शन के तर्ज पे आ चुके हैं। अभी तक शायद एंडेंजर्ड स्पीसीज में गिने जाते थे, वो एक्सटिंक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि ना सिर्फ उनको मारा जा रहा है, नंबर्स, एक होता है नंबर्स में मारना कि 100 मार दिए, 200 को मार दिया। एक होता है आप उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मार देते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक वही जीन की बात है, अब एक तरह का नहीं होता, कई तरह के जीन्स होते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में जब हर तरह के जेनेटिक आपके मर गए, एक जेनेटिक पूरा वो एक जानवरों की पूरी श्रृंखला ही आपने ख़त्म कर दी, तो फिर उसको दोबारा से बैलेंस करना, दोबारा वो लीनेज बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो 64 तरह की लीनेजेस थी, लेकिन आज सिर्फ 20 बची है जेनेटिक, मतलब एक पर्टिकुलर जीन फैमिली से जो आते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा शिकार हुआ। तो 20 तरह के बच्चे हैं, तो इसको कहते हैं जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन कहाँ हुआ है? ब्लैक रिनोसॉर्स के साथ। कब स्टार्ट हुआ था? अफ्रीका में 200 साल पहले लगभग 60 थे, आज 64 थे, आज कितने बचे हैं? 20। क्यों? क्योंकि लोगों ने बहुत शिकार किया अपने मज़े के लिए, जो अपने वेस्टर्न पावर्स हैं जो अफ्रीका में कब्जा करके बैठी हुई। तो ब्लैक रिनो बहुत ही एक गलत संकेत जा रहा है हमारी अपनी इन्वायरमेंट के लिए, कि हमें पता नहीं रिनोस के साथ अब आगे क्या होगा, क्योंकि इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी इतनी कम हो चुकी है। तो जेनेटिक इरोजन क्या होता है हमको पता लग गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी पूल कम हो चुका है। किसका ब्लैक रिनो कहाँ होते हैं? अफ्रीका में होते हैं। इंडिया में ब्लैक रिनो मिलते हैं? नहीं मिलते शायद, आई थिंक। और इंडिया में रिनोज कहाँ मिलते हैं? इंडिया में रिनोज मैक्सिमम मिलते हैं असम में, ठीक है, प्राइमरीली काजीरंगा में, और मानस में मिलते हैं थोड़े बहुत। तो और भी एक दो नेशनल पार्क है, बट प्राइमरी जो दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा है वो असम में। तो ये हमारा ब्लैक रिनो है, अफ्रीका में घूमता हुआ, जिसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी खतरे में है। ये एक्सटिंक्शन के कगार पर आ चुका है। तो काफ़ी सोचने वाली बात है कि क्या हम वो कर पा रहे हैं क्या हम वैसे जीवन जी रहे हैं जैसा हमें जीना चाहिए? व्हाट इज़ अबाउट एनिमल राइट्स? जब भी इसकी बात आती है, कई रिलीजियस ग्रुप्स, कई सोशल ग्रुप्स बेदक उठते हैं कि भाई एनिमल राइट्स क्या है, कुछ नहीं है। पर एनिमल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितनी पृथ्वी हमारी है उतनी पृथ्वी इनकी भी है। तो पेटा वगैरह फाउंडेशन हालांकि काफ़ी फैशनेबल है इनको क्रिटिसाइज़ करना, पर कई काम बहुत ज़रूरी हैं करने, जो कि एनिमल्स को बचाए, ताकि हमारी जो पृथ्वी का एक संतुलन है वो बना रहे। तो आगे बढ़ते हैं। कोयना डिगिंग। कोयना एक पुणे महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि एक एस्ट्रॉयड ने स्ट्राइक किया था। एक बड़ा सा गड्ढा हुआ था, कोलार लेक, सॉरी एक कोई लेक थी, कोलार ही थी शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कोलार नहीं। तो वो हुआ था, और कहते हैं कि यहाँ डेक्कन रीजन है, तो आज से कई सालों पहले यहाँ मगमा आया था, मगमा इस पे फैल गया, और फिर यहाँ पर एस्ट्रॉयड ने हिट किया कुछ सालों पहले। ये हालांकि कंट्रोवर्शियल एस्ट्रॉयड का हिट करना, पर माना जाता है ये। तो यहाँ पर फर्टिलिटी काफ़ी है। तो हाल ही में इंदौर बेस्ड एक शिव गंगा ड्रिलिंग कंपनी है जिसने ड्रिलिंग करनी स्टार्ट किया। 300 किलोमीटर पूरा कर चुका है, मतलब 300 किलोमीटर ये खोद चुके हैं। इनका एम है 5 किलोमीटर नीचे तक जाना, ताकि ये चेक कर पाएँ कि कितना ज़्यादा मिट्टी का क्या है, कहाँ पर फर्टिलिटी इतनी रीजन की क्यों है, क्या वोल्केनो टाइप्स थे, यहाँ डायनासोर वगैरह होने की बात कही जाती है, जो कि एस्ट्रॉयड स्ट्राइक, जो ये आपका सिक्लोप एस्ट्रॉयड स्ट्राइक किया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स की मौत हो गई थी, 1/4 ऑफ लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। तो ये इसको रीड करेगा। अब देखिए, जितना ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे नीचे के बारे में, मतलब ग्राउंड के नीचे नीचे जाएंगे, उतनी सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में आपको पता लगेगा।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने टन का है, ड्रिलिंग मशीन, सॉरी हाईलाइट गलती से कर दिया, पर यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिवगंगा कंपनी का नाम है, कोयना महाराष्ट्र में हो रहा है ये, और ये 5 किलोमीटर से इनवर्ट जाएगी। और इससे पता क्या चलेगा कि आपको साइंस ऑफ रिजर्वियर ट्रिगर्ड सेस्मिसिटी, कि सेस्मिक एक्टिविटी मतलब होता है कि जो आपके अर्थक्वेक होते हैं, जो आपके भूकंप है, इसकी क्या सेवरिटी है, कितना खतरनाक भूकंप है, किस हद तक हो रहा है, इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। और ये मतलब जो हम डिग करेंगे, जिसके बाद हम बेहतर तरीके पर होंगे इसको पढ़ने के बारे में कि क्या स्टडी कर पाएंगे। पर समस्या ये है कि काफ़ी महंगा है, और कहा जाता है कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, पर साइंटिफिक कोई भी डिस्कवरी होती है वो कुछ भी कंफर्म नहीं होता। और कोयना रीजन जो है का रेडियस इतना है, जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर होते हैं, जिसे फॉल्ट जोन कहते हैं। फॉल्ट जोन के बारे में हम पढ़ पाएंगे कहाँ पर फॉल्ट लाई करता है फॉल्ट जोन, आखिर क्यों वहाँ हो रहा है ऐसा, इसकी डिस्कवरी अभी आगे चल रही है। लंबा सा आर्टिकल है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक पर्सपेक्टिव के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कोयना की इंपॉर्टेंस क्यों है। थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी है डेक्कन के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर आपको इन्वायरमेंट सेक्शन में कुछ भी करना है, इन्वायरमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आपका ज्योग्राफी, तो इन्वायरमेंट करना है तो आपको इंडियन जियो प्लस बेसिक साइंसेस, मतलब 9th 8th 9th 10th 9th प्लस 10th तो करनी ही चाहिए, 12th के भी कुछ पीछे के चैप्टर से जो आपको करने चाहिए। तो ये बेसिक्स है। अब देखते हैं अगारियास। अगारियास ये ने देखिए, ये देखने में बहुत ही अच्छा विहंगम सदृश्य लग रहा है कि यहाँ नमक है चारों ओर और कोई नमक बना के ले जा रहा है, पर ये एक ट्राइब है अगारियास जो कि सॉल्ट फार्मर्स कहलाते हैं। हमारे 75% जो सॉल्ट का प्रोड्यूस होता है वो यही करते हैं, अगारियास। अब ये एक ट्राइब है जो पहले नोटिफाइड थी, मतलब क्रिमिनल ट्राइब थी, जिसको डी नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, और ये एक ही ऑक्यूपेशन है इनका, सॉन्ग है, सब कुछ सॉल्ट फार्मिंग से निर्भर करता है। और इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं इनके साथ समस्याएं हैं, इनको कई सारी बीमारियां हो रही हैं, और कोई भी इनको कवर करने को तैयार नहीं है कि भाई कुछ सुविधाएं दे दें। ये थार डेजर्ट गुजरात में, रन ऑफ कच्छ, थार भी नहीं कहेंगे, ये थार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन ऑफ कच्छ में है ये। तो रन ऑफ कच्छ में नमक उत्पादन होता है, ये वाइट जो डेजर्ट जिसे कहते हैं, अमिताभ बच्चन का एक शानदार सा ऐड आता है, आपने देखा होगा। तो ये एक ट्राइब है जो कहाँ है, आपको इंपॉर्टेंस इसलिए ट्राइब्स का नाम अक्सर आ जाता है। कहाँ ये अगारियास, रन ऑफ कच्छ में। इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्ट फार्मर्स है, इंडिया के 75% सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑफकोर्स सॉल्ट फार्मिंग के साथ जो इश्यूज होते हैं वो सब इनके साथ है। इनके साथ स्किन डिजीज हो जाती है, इनके पास कोई बेसिक इम्यूनिटीज़ नहीं है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि एक एडवांस तरीके से अब नमक का उत्पादन किया जाए, तो इनके साथ इनको इंक्लूड करना मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एक मुद्दा है। तो बेसिक इतना ही है प्रीलिम्स के लिए। अब आगे देखते हैं पीआईबी में पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने आज भी पीआईबी चेक की, मुश्किल से 7 आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको किसी ने कुछ मंच का ये किया, किसी ने कोई मंच खोला, किसी ने कुछ किया, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, देखिए होने को बहुत सारी न्यूज़ होती है हिंदू में भी, पर आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे पीआईबी में यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स नकवी ने एक हमारी धरोहर नाम की स्कीम है जो लॉन्च की, जो कि कमिटी ऑन कल्चरल हार्मनी कन्क्लेव के थ्रू आती है, जिसके अंदर सारे राइटर्स वगैरह बैठे। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैंने ऐसे लिख दिया हमारी धरोहर, जो थी एक माइनॉरिटी स्कीम। माइनॉरिटी स्कीम्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, माइनॉरिटी स्कीम्स भी ध्यान रखिए। माइनॉरिटी और SC/ST रिलेटेड स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मेंस में आंसर राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो जनरल स्कीम्स होती है वो ऑलरेडी बहुत पब्लिसाइज्ड होती हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बट माइनॉरिटी स्कीम्स उतनी फेमस नहीं होती है, तो इसलिए आपको कवर करना चाहिए। अब हम करेंगे साइंस एंड टेक, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंस एंड टेक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में हमने क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स कर लिया था। हिंदू में आज के आर्टिकल्स लगभग इतने ही थे और पीआईबी में कुछ था नहीं, तो मैंने दोनों कोशिश करने की कवर करने की। अब देखते हैं आगे जब भी आएगा तो कवर किया जाएगा। साइंस एंड टेक में हमने बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज कर लिया था। आज हम करेंगे व्हाट इज़ द सबमरीन सिनेरियो इन इंडिया। भारतीय डिफेंस में जो नेवी है इसकी सबमरीन की क्या स्थिति है। देखिए सबमरीन का बेसिक सिनेरियो देखिए, 3 तरह की सबमरीन होती है। SSK सबमरीन, SSK कन्वेंशनल सबमरीन। SSK सबमरीन क्या होता है, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक इंजन जिसमें लगता है। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगने की वजह से वो सरफेस पे आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार, ठीक है। तो सबमरीन बहुत दिनों तक पानी के अंदर नहीं रह सकती। सबसे पुराने टाइप सबमरीन होते हैं SSK, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर्ड होते हैं, डीजल पावर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं SSN, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं, ठीक है, और ये पानी के अंदर लंबे समय तक रह पाते हैं। जो एग्जांपल है चक्र सबमरीन है इसका। और एक है आपका SSBN, मतलब
SSBN बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है, जो न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं, बैलिस्टिक, इनके अंदर मिसाइल्स वॉरहेड लगे होते हैं जो अंदर से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। 3 तरह की सबमरीन बेसिकली होते हैं। पहले SSK सबमरीन जो होते हैं, इंडिया में 2 तरह के हैं, एक सिंधु घोष क्लास जो रशियन किलो स्टाइल क्लास है, और एक है 4 शिशु कुमार, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत हो गई, शिशु कुमार क्लास जो कि जर्मन टाइप है। शिशु कुमार जो हमारी सबमरीन्स है जो कि SSK टाइप है, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप है, डीजल टाइप है, वो जर्मनी के साथ है। और जो किलोस स्टाइल है, जो किलोस क्लास है जो कि सिंधु घोष है, वो रशिया के साथ है। 13 अभी थी, 4 ये हैं। और सिंधु घोष इंडिया ने 1988 से लेकर 1991 के बीच में रशिया से एक्वायर किया था। शिशु कुमार जर्मन टाइप है जो हमने 4 जर्मनी से एक्वायर किया है। तो ये 2 हो गए हमारे SSK टाइप कन्वेंशनल सबमरीन। अब SSN क्या होता है? SSN में रशिया से नहीं आया है, अकुला क्लास सबमरीन थी, चक्रा सब, जिसका नाम इंडिया में चक्र सबमरीन है अभी। और अब कहेंगे आप अकुला क्लास क्या है, ये किलो क्लास क्या है? देखिए हर देश की जो सबमरीन की क्लास होती है उसका एक टर्म दिया है, किलो क्लास, अकुला क्लास। और चक्र सबमरीन जो इंडिया में, वो कौन सी अकुला क्लास है, ये कौन सी SSN, मतलब न्यूक्लियर पावर्ड है, पर इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है। SSBN क्या है? SSBN वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो स्ट्राइक कर सकें, ठीक है। तो पहली इंडियन जो सबमरीन थी SSK टाइप, वो थी कलावरी, पर SSBN मतलब एक ही इंडिया में भी अरिहंत, ठीक है। अरिहंत टाइप सबमरीन जो कि पानी के अंदर है, काफ़ी समय तक रह सकती है, इनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स लगे हुए हैं जो आपको मार सकती है पानी के अंदर ही। तो SSBN एक है अरिहंत, SSN है 2 चक्र सबमरीन है, और SSK है आपका अकुला क्लास, सॉरी शिशु कुमार और सिंधु घोष। अभी देखिए S3 S4 SSBN अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल वाले हैं, और S5 को अप्रूव किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। और 6 स्कॉर्पियन SSK अंडर। अब देखिए स्कॉर्पियन क्या, स्कॉर्पियन आपके SSK मिसाइल सबमरीन है जो कि फ्रांस के साथ इंडिया बना रहा है, ठीक है। तो इजी अकुला मतलब रशियन हो गया, और स्कॉर्पियन मतलब आपके फ्रेंच कंपनी के साथ कर रहा है। और यहाँ एक था आपका जर्मन टाइप जो था शिशु कुमार, और सिंधु घोष रशियन टाइप है। तो बेसिकली हमारा मेन स्टेज है वो रशिया पर ही था पहले, अब हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है सबमरीन। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो SSBN क्लास में हमारा जो ये अरिहंत है, ये हमें न्यूक्लियर ट्राइड प्रोवाइड करता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप किए हैं जो कि अटैक कर पाए नीचे से पानी के अंदर। अब देखिए एक इस पर थोड़ा देख लेते हैं, जरा डिटेलिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी कुछ एक दो देख लेते हैं कौन कौन सबमरीन। अब जो INS चक्र की बात की थी, INS चक्र अकुला क्लास है जो कि कहाँ से एक्वायर किया था? रशिया से, ठीक है। ये कमीशन था 4 अप्रैल 2012 को। देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितनी रेंज है कुछ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेंज तो कुछ होती नहीं पहली बार सबमरीन की, जहाँ मर्जी वहाँ तक जा सकती है। कितने टन के वो पूछते नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो आप बस देख लीजिए क्या एंड्योरेंस 100 डेज, मतलब चल सकती है। फिर इसको आप आना पड़ेगा आपके पास, वो इसकी इतनी डेप्थ तक जाती है 480 से 600 मीटर, 20 नॉट की स्पीड, 35 नॉट की स्पीड पानी के अंदर चलती है। डायमेंशन क्या है, क्रू कितना जाता है 73, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बस बेसिक आपको इंटरेस्ट है तो जान सकते हैं। ये सा क्या पावर प्लांट है, डीजल इंजन क्या है, नवंबर 8 को क्या क्या डेट पे क्या क्या हुआ, अकुला 2। तो 3rd जनरेशन मल्टीपर्पज़ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। 4th जनरेशन अपना अरिहंत हो गया। और बेसिकली क्या है कि सारा मुंबई मैसडॉग में बनता है, जितना भी इंडिया में जो साथ मिल के हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग। अब अरिहंत क्लास SSBN जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6000 टन की है ये। फिर वही बात है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ऐसी जानकारी के लिए, अरिहंत क्लास सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है। पहली सबमरीन है जो डिजाइन और बिल्ट इंडिया में हुआ है, न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत। और इसके बाद SSK में सिंधु घोष, शिशु कुमार जो हमने ऑलरेडी कर लिया। INS खंडेरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और SSK इंडियन फ्रेंच जॉइंट वेंचर है जो हमने बताया था आपको। अब खंडेरी जो है वो इंडिया का फ्रेंच डिजाइन स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि मुंबई के मसगांव डॉक में बन रहा है। सॉरी, लॉन्च टुडे नहीं यार, लॉन्च हुआ था। 6 सबमरीन बिल्ट हुए हैं मसगांव डॉक में फ्रेंच कंपनी के साथ, और $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि हमारा जो सबमरीन का गाइड एक होता है कि जो आपकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होती है, जो आपका सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होता है वो क्या कहता है। जैसे मेनली इंटरनेशनली माना जाता है कि अगर आपके पास सबमरीन है तो 3 तरह के होने चाहिए हमेशा। पेट्रोल पे होने चाहिए, मतलब ऑन पेट्रोल चलते रहना चाहिए। एक ट्रांजिट में होना चाहिए कि उसको जो आपका पेट्रोल कर रहा है वापस आएगा तो एक रास्ते में कि उस रीजन में जा सके। और एक हार्बर पे होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, एक लगा हुआ काम हो रहा है उस पर मेंटेनेंस, एक पे मेंटेनेंस चल रही है, एक पेट्रोल पर, एक ट्रांजिट में आने जाने के बीच में, ताकि इसको सप्लाई की जरूरत पड़े तो ये दे सके, और ये मेंटेनेंस हो रही है, कभी जरूरत पड़े इसको आप भेज सको।
तो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस जो इंडिया का है, डेटरेंस मतलब जो रोकने की क्षमता है, जो डेटर कैसा है न्यूक्लियर स्ट्राइक को, एक एसएसबीएन हमेशा पानी में होना चाहिए किसी भी मोमेंट पर, ठीक है। तो इस हिसाब से इंडिया को 5 एसएसबीएन चाहिए जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल से न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए। क्यों? देखिए, एक हमेशा आपकी पानी के अंदर होनी चाहिए, एक हमेशा मेंटेनेंस में होनी चाहिए, एक हमेशा ट्रांजिट में होनी चाहिए, और एक हमेशा पेट्रोल में होनी चाहिए, ताकि कोई भी अटैक हो या कुछ हो तो आप उसको मूव कर पाए जल्दी से जल्दी। पर इंडिया में अभी तक एक ही है। तो खास बात यह है कि चाइना के पास भी बहुत सारे नहीं है, शायद एक भी बेसिकली चाइना के पास, शायद पिछले साल एक लॉन्च किया था, तो पर उतना बड़ा एज भी चाइना के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास तो नहीं है। पर इंडिया कोशिश कर रही है कि अपनी एसएसबीएन जो वॉरशिप है उसको इंक्रीज किया जाए। पर पॉइंट ये है कि कहाँ से लाएंगे पैसे, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं ये। तो इंडिया ने खुद के डेवलप करना स्टार्ट कर दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबमरीन में बेसिकली इतना ही है, बाकी तो हाई प्रोफाइल में बहुत सारे हैं, सुनैना, आईएनएस, ये आईएनएस, वो पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी वो तो शिप्स में आते हैं, पर ये बेसिक इतने हैं आपके लिए। अब आते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़े युद्धपोत माने जाते हैं, जो कि बहुत फ़र्क डालते हैं किसी भी युद्ध में। जो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का 1971 वॉर में रशिया अमेरिका ने अपना यूएसएस, नाम बोल रहा हूँ उसका, वो वॉरशिप भेज दी थी, इसको रशिया ने रोक दिया था, वरना वो मुंबई पोर्ट पे आके धमकी दे सकते थे। तो इसके बदले में जो है उन्हें इंडिया का सपोर्ट किया। उसी तरह से क्या है कि जो जब 1961 में क्यूबन क्राइसिस हुई थी, ये एक इंटरनेशनल टर्म है, आपको पता होना चाहिए क्यूबन क्राइसिस, डेट शायद मेरी सही है गलत है पता नहीं। क्यूबन क्राइसिस के टाइम में रशिया के वॉरशिप जाने लग गए थे क्यूबा में, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड बनाते, न्यूक्लियर वो मिसाइल्स प्लांट करते, तो अमेरिका ने अपने यूएसएस वहाँ भेज दिए थे, जहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर की स्थिति आ गई थी। तो ये जो वॉर हेड्स होते हैं, मतलब जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कई सारे विमान होते हैं, यहीं से उड़ जाते हैं, ठीक है। एक पूरा चलता फिरता फौज का कुनबा आपके साथ यहाँ चलता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे। आज के टाइम में एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? आईएनएस विक्रमादित्य, जो ऑफकोर्स इंडिया ने कहाँ से लिया था? अपने पुराने दोस्त चाइना से लिया था। एयरक्राफ्ट कैरियर मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि पहले बाकू के नाम से बनाया गया था और कमीशन किया गया था 1987 में, जो कि सोवियत नेवी के साथ था। और 1996 में इसको इन्होंने डिकमीशन कर दिया, फिर इसको रिपेयर मारा, ये किया वो किया, और इंडियन नेवी को 2013 में मिल गया। इसको ग्रोस्कोव भी कहते हैं, एडमिरल ग्रोस्कोव। पॉइंट ये था कि कुछ रेट पर फिक्स हुआ था, पर बहुत महंगा मिला इंडिया को, काफ़ी बार इसको रिपेयर करना पड़ा, रीनेगोशिएट करना पड़ा, तो बहुत महंगा पड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पर इंडिया को सख्त जरूरत थी एयरक्राफ्ट करके, इसलिए इंडिया ने इसको ऐड कर लिया। इससे पहले आईएनएस विक्रांत इंडिया के पास था एक पुराना वाला, और एक आईएनएस विराट था, जो विक्रांत हाल ही में इंडिया ने मतलब उसको डीकमीशन किया, फिर तोड़ा फोड़ा, तो बजाज ने एक बाइक निकाली आईएनएस विक्रांत, जो उसके स्क्रैप मटेरियल से बनी है। काफ़ी एड्स चले थे, वो भी आपने देखे ही होंगे। पर अभी एक नया डेवलप्ड आईएनएस विक्रांत, जो पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने बना लिया है। तो ये जो आप देख रही हैं आईएनएस विक्रमादित्य है, जिसे एडमिरल ग्रुस्कोव कहते हैं, जो रशिया में बना था, जो कि कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसमें रेंज में याद मत कीजिए, आपको याद नहीं होगा। अगर आप इतना याद कर ही सकते हैं तो और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको याद करनी है इसकी रेंज के अलावा, क्योंकि रेंज सी एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्या रेंज है भाई, जहाँ मर्जी वहाँ चले जाएगा। तो चलता फिरता युद्धपोत आपका बहुत काम की चीज़ है। और दूसरी बात आती है आईएनएस विक्रांत, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। ये नया वाला आईएनएस विक्रांत है, जो कि being built for Indian Navy is largest warship, first aircraft carrier to be designed and built in India, जो कि है आईएनएस विक्रांत। लीडशिप क्लास है, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर एशिया में है जिसके पास स्टोबार और स्काई जंप्स हैं, और जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट है। जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसके बाद इंडिया काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हुआ है वॉरशिप्स में। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जैसा इंडिया ने सोचा था कि खतरनाक सा बनेगा, उतना खतरनाक बना नहीं है। तो अमेरिका ने कहा था कि हम आपको कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, पर वो काफ़ी निराश हुए जब उन्होंने इसको देखा था। तो हम अमेरिका के स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब ये नहीं कि हम रशिया और यूएसए के बराबर आ चुके हैं। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने हमारे कैरियर ऑफकोर्स बच्चे हैं, पर फिर भी रशिया और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इन 1971 हमारा करियर कराची पे गया था, जिसने उनके पूरे उस नेवी को बिल्कुल बेकार सा कर दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्टल सेफ्टी के लिए, और युद्ध में तो बहुत काम आ ही सकता है। तो ये हमारे अभी तक का इतना ही था कि एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह हमने कर लिया, हमने सबमरीन्स कर ली, हमने आज के करंट अफेयर्स भी कर लिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे। अरे हाँ, और एक पॉइंट था, कुछ लोगों ने कहा था, मैंने गलती कर दी थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और वर्सेस गोल्ड बॉन्ड स्कीम, दो लोगों ने पॉइंट आउट किया था, तो मैंने 2 कमेंट्स पढ़े थे, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो देखिए, गोल्ड गलती हो गई थी मुझसे, लोगों से हो जाती है, यूपीएससी है, कभी भी आप नहीं कह सकते कि भाई मैंने सब कुछ कर रखा है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर क्या था, सोना जमा करते हैं, ठीक है, और आप उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। गोल्ड बॉन्ड में क्या है कि आप सोना खरीदने के बजाय
उसके बॉन्ड्स खरीदते हैं, कोई फिजिकल गोल्ड नहीं आता। इससे क्या फ़ायदा है? फिजिकल गोल्ड नहीं आने से इंडिया को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, सीएडी घट जाता है। उस दिन जो बात हो रही थी वो गोल्ड बॉन्ड की हो रही थी। गोल्ड बॉन्ड मतलब आप सोना खरीदने के बजाय जाके बॉन्ड खरीद लेते हैं, जो आपको उस रेट पर ही मिलता है जो ऑलमोस्ट सोना जितना रिटर्न आपको दे रहा है। तो ये दो चीज़ें क्लेरिफाई करनी थी मुझे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम कल अपना ये डिस्कशन जारी रखेंगे, और आप सजेशन ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।